अनाया की माँ आयज़ा को बुलाती है और आयज़ा को कहती है कि मुझे इस चीज़ का काफ़ी अफ़सोस रहेगा कि तुमने अपनी बहन की बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं की। किस हाल में वो बेचारी अपनी ज़िंदगी गुज़ार रही है, लेकिन तुम्हें रत्ती भर असर नहीं इस चीज़ का। जिसको सुनकर वो अपनी माँ से कहती है कि सब कुछ उसका अपना ही किया धरा है, तो इसलिए बेहतर यही है कि मुझे इन मामलात से दूर ही रखा जाए। मतलब ये है कि वो हर तरह से हर चीज़ में पीछे रहना चाहती है और चाहती ही नहीं कुछ हो। लेकिन इशल से ये हालत अनाया की देखी नहीं चाहती है, तो रेहान से बात कर देती है और कहती है कि देखो रेहान, तुम अपना भड़कपन ज़ाहिर करो, तुम इस चीज़ के लिए उसको माफ़ कर दो, क्योंकि उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब तो वैसे भी उसके पास कुछ भी नहीं रह गया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अनाया को माफ़ करके उसको घर वापस ले आओ, ताकि सारे मसले ठीक हो जाएं। तो बेहतर यही है। जिस पर सुनकर वो कहता है कि आप नहीं समझ पा रही कि आप पर कितने बड़े इल्ज़ामात उन लोगों ने लगाए। इसके बावजूद आप सिर्फ़ और सिर्फ यही कह रही हैं कि मैं उसको वापस ले आऊँ और दिल से हर चीज़ को ख़त्म कर दूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि आयज़ा कहती है कि मुझे इस वक़्त तुम्हारी सारी चालाकी की समझ आ रही है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। ये मत समझना कि तुम जो कुछ कर रही हो ना, इस सब चीज़ों पे हम तुम्हें अपने दिल से, यानी कि इस चीज़ पर सच मान जाएँगे। हम जानते हैं कि तुम सरासर धोखा देने की कोशिश कर रही हो, इसके अलावा तुम्हारा और कोई भी मकसद बाकी नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि किसी को किसी बात का कोई एहसास नहीं हो रहा, बल्कि इस बात के लिए बहुत ज़्यादा खुद परेशान वो हो चुकी है और नहीं समझ पा रही कि आखिर वो क्या करे। लेकिन जी आप देखेंगे कि असद के दिल में कोई ना कोई वहमो गुमान ज़रूर बैठ चुका है और वो कहता है कि पता नहीं क्यों दिल इस बात की गवाही नहीं देने को तैयार कि जो कुछ भी हो रहा है वो सही हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आयज़ा बहुत बड़ी बात को मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं समझ पा रहा है कि कोई ना कोई तो ऐसी बात ज़रूर है। आप देखेंगे कि अनाया साफ-साफ कह देती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, और आयज़ा को साफ कह देती है कि अगर ये कोई भी बात आने की कोशिश की आपने इशल भाभी पे, तो फिर मैं आपको नहीं छोड़ूँगी। ये बात तो बिल्कुल फ़ाइनल है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी इन बातों की वजह से सारे मामलात जो हैं अब थपके रह जाएँगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अब मैं आपको किसी बात के लिए माफ़ नहीं कर सकती हूँ, बल्कि आप जो कुछ करने की कोशिश कर रही हैं ना, वो अब आपकी बेवकूफ़ी है। अब आपकी कोई नहीं सुनी जाएगी, इधर सिर्फ़ और सिर्फ़ अब मेरी ही सुनी जाएगी, क्योंकि मैं अब सारा कुछ असद भाई को खुद अपने ज़ुबान से बताऊँगी। जिस पर कहती है आयज़ा कि खुदा का वास्ता है, अगर अपना घर बर्बाद हो चुका है तो मेरी तरफ क्यों आ चुकी हो? मुझे तो इस चीज़ की तुम्हारी समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या कर रही हो और क्यों इन हरकतों के पीछे दिन रात भागकर अपने आप को भी हलकान कर रही हो। देखो जो कुछ हो रहा है ना सो हो गया, अब तुम जिधर हो उधर ही रहने की कोशिश करो। मतलब साफ है कि इस लड़की को रत्ती भर इस चीज़ का असर नहीं है कि जो कुछ भी हुआ है वो गलत हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आयज़ा इस बात को जान चुकी है कि बहुत जल्द उसका राज जो है वो फाश होने वाला है। लेकिन बड़ी ज़िद और हठधर्मी के साथ अभी भी वैसी की वैसी खड़ी है, क्योंकि वो जानती है कि असद फिर से उसकी बात का यकीन करेगा और इशल की बात को ठुकरा देगा। लेकिन इस चीज़ का उसको अंदाज़ा नहीं है कि अब इशल के पास सबूत है और वो सबूतों की बिना पर ये सब कुछ कर रही है। इशल ने बहुत अक्लमंदी से काम लिया है और सारी बात जो है वो आशिर को बता दिया और ये सबसे काम बेहतरीन हो चुका है। लेकिन इस चीज़ का अंदाज़ा अभी आयज़ा को नहीं हो रहा। आयज़ा समझ रही है कि मुँह ज़ुबानी ही इशल ये सारी बातें करेगी, लेकिन उसको पता ही नहीं कि ठोस सबूत की बिना पर ये सारी बातें होने वाली हैं, और जो कुछ ये समझने की कोशिश कर रही है ना, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब इसकी सारी बातें धरी की धरी रहने वाली हैं और इसको समझ ही नहीं आएगी कि आखिर ये सब कुछ क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है, क्योंकि अब इसके पास वो सब कुछ नहीं रहेगा जिस चीज़ के लिए सारी ज़िंदगी ये दूसरों को तकलीफ़ देती आई। अनाया की माँ आयज़ा को बुलाती है और आयज़ा को कहती है कि मुझे इस चीज़ का काफ़ी अफ़सोस रहेगा कि तुमने अपनी बहन की बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं की। किस हाल में वो बेचारी अपनी ज़िंदगी गुज़ार रही है, लेकिन तुम्हें रत्ती भर असर नहीं इस चीज़ का। जिसको सुनकर वो अपनी माँ से कहती है कि सब कुछ उसका अपना ही किया धरा है, तो इसलिए बेहतर यही है कि मुझे इन मामलात से दूर ही रखा जाए। मतलब ये है कि वो हर तरह से हर चीज़ में पीछे रहना चाहती है और चाहती ही नहीं कुछ हो। लेकिन इशल से ये हालत अनाया की देखी नहीं चाहती है, तो रेहान से बात कर देती है और कहती है कि देखो रेहान, तुम अपना भड़कपन ज़ाहिर करो, तुम इस चीज़ के लिए उसको माफ़
कर दो, क्योंकि उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब तो वैसे भी उसके पास कुछ भी नहीं रह गया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अनाया को माफ़ करके उसको घर वापस ले आओ, ताकि सारे मसले ठीक हो जाएँ। तो बेहतर यही है। जिस पर सुनकर वो कहता है कि आप नहीं समझ पा रही कि आप पर कितने बड़े इल्ज़ामात उन लोगों ने लगाए। इसके बावजूद आप सिर्फ़ और सिर्फ़ यही कह रही हैं कि मैं उसको वापस ले आऊँ और दिल से हर चीज़ को ख़त्म कर दूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि आयज़ा कहती है कि मुझे इस वक़्त तुम्हारी सारी चालाकी की समझ आ रही है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। ये मत समझना कि तुम जो कुछ कर रही हो ना, इस सब चीज़ों पे हम तुम्हें अपने दिल से यानी कि इस चीज़ पर सच मान जाएँगे। हम जानते हैं कि तुम सरासर धोखा देने की कोशिश कर रही हो, इसके अलावा तुम्हारा और कोई भी मकसद बाकी नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि किसी को किसी बात का कोई एहसास नहीं हो रहा, बल्कि इस बात के लिए बहुत ज़्यादा खुद परेशान वो हो चुकी है और नहीं समझ पा रही कि आखिर वो क्या करे। लेकिन जी आप देखेंगे कि असद के दिल में कोई ना कोई वहमो गुमान ज़रूर बैठ चुका है और वो कहता है कि पता नहीं क्यों दिल इस बात की गवाही नहीं देने को तैयार कि जो कुछ भी हो रहा है वो सही हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आइज़ा बहुत बड़ी बात को मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं समझ पा रहा है कि कोई ना कोई तो ऐसी बात ज़रूर है। आप देखेंगे कि अनाया साफ-साफ कह देती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, और आयशा को साफ कह देती है कि अगर ये कोई भी बात आने की कोशिश की आपने इशल भाभी पे, तो फिर मैं आपको नहीं छोड़ूँगी। ये बात तो बिल्कुल फ़ाइनल है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी इन बातों की वजह से सारे मामलात जो हैं अब थपके रह जाएँगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अब मैं आपको किसी बात के लिए माफ़ नहीं कर सकती हूँ, बल्कि आप जो कुछ करने की कोशिश कर रही हैं ना, वो अब आपकी बेवकूफ़ी है। अब आपकी कोई नहीं सुनी जाएगी, इधर सिर्फ़ और सिर्फ़ अब मेरी ही सुनी जाएगी, क्योंकि मैं अब सारा कुछ असद भाई को खुद अपने ज़ुबान से बताऊँगी। जिस पर कहती है आयज़ा कि खुदा का वास्ता है, अगर अपना घर बर्बाद हो चुका है तो मेरी तरफ क्यों आ चुकी हो? मुझे तो इस चीज़ की तुम्हारी समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या कर रही हो और क्यों इन हरकतों के पीछे दिन रात भागकर अपने आप को भी हलकान कर रही हो। देखो जो कुछ हो रहा है ना सो हो गया, अब तुम जिधर हो उधर ही रहने की कोशिश करो। मतलब साफ है कि इस लड़की को रत्ती भर इस चीज़ का असर नहीं है कि जो कुछ भी हुआ है वो गलत हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आयशा इस बात को जान चुकी है कि बहुत जल्द उसका राज जो है वो फाश होने वाला है। लेकिन बड़ी ज़िद और हठधर्मी के साथ अभी भी वैसी की वैसी खड़ी है, क्योंकि वो जानती है कि असद फिर से उसकी बात का यकीन करेगा और इशल की बात को ठुकरा देगा। लेकिन इस चीज़ का उसको अंदाज़ा नहीं है कि अब इशल के पास सबूत है और वो सबूतों की बिना पर ये सब कुछ कर रही है। इशल ने बहुत अक्लमंदी से काम लिया है और सारी बात जो है वो आशिर को बता दिया और ये सबसे काम बेहतरीन हो चुका है। लेकिन इस चीज़ का अंदाज़ा अभी आयज़ा को नहीं हो रहा। आयज़ा समझ रही है कि मुँह ज़ुबानी ही इशल ये सारी बातें करेगी, लेकिन उसको पता ही नहीं कि ठोस सबूत की बिना पर ये सारी बातें होने वाली हैं। और जो कुछ ये समझने की कोशिश कर रही है ना, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब इसकी सारी बातें धरी की धरी रहने वाली हैं और इसको समझ ही नहीं आएगी कि आखिर ये सब कुछ क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है, क्योंकि अब इसके पास वो सब कुछ नहीं रहेगा जिस चीज़ के लिए सारी ज़िंदगी ये दूसरों